नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPCS सॉल्यूशन पर। हम यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 5 है। हम आगे के प्रश्नों को कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोग 70 तक देख ली थी, आज 71 से शुरू करते हैं। पहला कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है कि भारत में पहली बार टेलीग्राफ लाइन कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच बिछाई गई। दो में कह रहा है कि भारत में प्रथम निर्यात संवर्धक क्षेत्र कांडला में स्थापित किया गया। पूछ रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। ए में है केवल 1, बी में है केवल 2, सी में है एक और दो दोनों, डी में है ना तो एक ना ही दो। तो इसका क्या हो जाएगा? भारत में पहली बार टेलीग्राफ लाइन कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच बिछाई गई। सही है। कब बिछाई गई थी? 1850 में। दूसरा में कह रहा है कि भारत में प्रथम निर्यात संवर्धक क्षेत्र कांडला में स्थापित किया गया। तो ये भी सही है। ये कब स्थापित किया गया था? तो 1965 में, 1965। यानी इसका क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों सही है, तो यानी एक और दो यानी सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की संविदाबद्ध सिविल सेवा यानी कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो ए में है वारेन हेस्टिंग, बी में है बेलेजली, सी में है लॉर्ड कर्नवालिस, डी में है विलियम बेंटिक। तो सिविल सर्विस का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये लॉर्ड कर्नवालिस है। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1786 से लेकर 93 तक, 93 तक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 73 कह रहा है कि 1793 में एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया, जिसे विनियमन करने का कारण क्या था? तो ये में कह रहा है कि लॉर्ड कर्नवालिस ने ऐसा महसूस किया कि जिला कलेक्टर की राजस्व संग्रह की दक्षता अन्य कार्यों का बोझ न रहने से बहुत अधिक बढ़ जाएगी। बी में कह रहा है कि लॉर्ड कर्नवालिस ने महसूस किया कि न्यायिक शक्ति अनिवार्य रूप से यूरोपियनों के हाथ में होनी चाहिए, जबकि जिलों में राजस्व संग्रह का कार्य भारतीयों को सौंपा जा सकता है। सी में कह रहा है कि लॉर्ड कर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। डी में कह रहा है कि न्यायिक कार्य के लिए भारत का गहरा ज्ञान और कानून में अच्छा प्रशिक्षण होना आवश्यक था और लॉर्ड कर्नवालिस महसूस करता था कि जिला कलेक्टर को केवल राजस्व संग्राहक होना चाहिए। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा 73 का? तो इसमें सी है कि लॉर्ड कर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। तो सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट 74 नंबर कह रहा है कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? ए में कह रहा है कि वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। बी में कह रहा है कि उसे जालंधर के कुंठाग्रस्त राज्यपाल आदिल बेग खान ने पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। सी कह रहा है कि वह मुगल प्रशासन को चहार महल यानी गुजरात, औरंगाबाद, सियालकोट और पसरूर के राजस्व का भुगतान न करने के लिए दंडित करना चाहता था। डी कह रहा है कि वह दिल्ली की सीमाओं तक के पंजाब के सभी उपजाऊ मैदानों को हड़प कर अपने राज्य में विलय करना चाहता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? तो हो जाएगा इसका ए आंसर कि वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। ये तीसरी से कब हुआ था? पानीपत का तीसरी लड़ाई कल भी हुआ था डिस्कशन की 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें मराठे पूरी तरह पराजित हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि पांडिचेरी यानी वर्तमान जो पुदुचेरी है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दो कह रहा है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। थर्ड में कह रहा है कि अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है उपयुक्त कथनों में से? तो ए में है केवल 1, बी में है केवल 2 और 3, डी में कह रहा है केवल 3 और सी में कह रहा है केवल 3, डी में कह रहा है 1, 2 और 3। तो क्या इसका हो जाएगा? पहला कह रहा है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, तो ये तो सही है। सेकंड कह रहा है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, तो फ्रांसीसी नहीं थे, कौन थे? डच थे।
और आने का क्रम भी यही है, पुर्तगाल के बाद डच आता है, फिर ब्रिटिश आता है, फिर डेनिश आता है, फिर फ्रेंच आता है, लास्ट में स्वीडिश आता है। उसके बाद थर्ड में कह रहा है कि फ्रांस, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, तो ये गलत है। अंग्रेजों ने 1761 में कर लिया था कब्जा पांडिचेरी पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1, यानी 2 और 3 गलत है, 3 सब में कट जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित में प्रावधानों में से किसी एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जा सकता है। ए में है कि रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना। बी कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जमींदारों को अधिपति बनाना। सी कह रहा है कि न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। डी कह रहा है कि उपर्युक्त ए, बी और सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू करने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किसी एक को समानता इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कोई भी सही नहीं है, ना तो ये सही है, ना तो ए, ना तो बी, ना तो सी। इसका है डी की उपर्युक्त ए, बी, सी और कथनों में से कोई भी सही नहीं है। इसके बढ़ोतरी का मुख्य कारण ये सब नहीं था कि जैसे रैयत की तुलना में जमींदारों की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के जमींदारों को अधिपति बनाना, या फिर न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, ये सब गलत है। इसमें मेनली था कि न्यायिक शुल्क को हटाया जाना, या फिर न्यायिक शुल्क अब हट गया था तो इसलिए बढ़ोतरी होने लगा। और दूसरा था कि अपील के अधिकार को बढ़ाना। वकील, साथ ही था कि वकीलों ने अपनी फीस, वकीलों को एक फीस निर्धारित कर दिया गया था कि इसी फीस पे उनको लड़ना है, तो इसीलिए सब लोग कर लेते थे। पहले क्या होता था कि वकील का फीस बढ़ जाता था बहुत ज़्यादा। और एक और रीज़न था कि साधारण लोग अब सरकारी नौकरों पर मुकदमा कर सकते थे, पहले ये सब अधिकार नहीं था, इसीलिए विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। पहला था कि न्यायिक शुल्क का हटाया जाना, दूसरा है कि अपील के अधिकार को बढ़ाना, थर्ड था कि वकीलों ने अपनी फीस निर्धारित कर दी, और चौथा था कि साधारण लोग सरकारी नौकरों पर मुकदमा कर सकते थे। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया कराया? ए में है कि भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना। बी कह रहा है कि जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव। सी कह रहा है कि जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों को बढ़ना। डी में कह रहा है कि जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। तो पूछ रहा है कि कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया कराया। इसे तो सब सही लग रहा है, ए, बी, सी सब, लेकिन इसका मेन रीजन डी था कि ओवरऑल है कि भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण, उसी में सब कुछ आ जाएगा कि नई कर लागू होना, जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना, या फिर बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना, जनजातीय क्षेत्र में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव। ये सब कुछ को ये समाहित किए हुए है कि जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण, यानी कि हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेस की संगठक थी, मतलब कहाँ कहाँ से उसमें पैसा आता था? तो एक में कह रहा है कि लंदन में इंडिया हाउस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में की जाने वाली निधि। दो में कह रहा है कि भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में की जाने वाली निधि। थर्ड में कह रहा है कि भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। बी में कह रहा है केवल एक और दो। सी में कह रहा है केवल दो और तीन। डी में कह रहा है कि एक, दो और तीन। तो इसमें पहला तो है कि लंदन में इंडिया हाउस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, तो हाँ ये भी होम चार्जेस के तहत आती थी। दूसरा में कि भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, तो ये भी सही है। थर्ड कह रहा है कि भारत में बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग की जाने वाली निधि, तो सब होम चार्जेज का ही अंग होते थे, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक, दो और तीन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि सन 1893 में सर विलियम बेडरवन तथा W.S. कैन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट कमेटी की स्थापना की थी? ए में कह रहा है कि भारत में राजनैतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए। बी कह रहा है कि भारतीयों के साम्राज्यिक न्यायपालिका में प्रवेश हेतु अभियान करने के लिए। सी कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता पर ब्रिटिश संसद में चर्चा सुगम करने के लिए। डी कह रहा है कि ब्रिटिश संसद में विख्यात भारतीयों के
प्रवेश हेतु आंदोलन करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्यों किया गया था 1893 में? सर विलियम बेडरबन तथा W.S. कैन ने। इसका मेन उद्देश्य था कि भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना किया गया था। भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि रैयतबारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है कि किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। 2 कह रहा है कि सरकार रैयत को पट्टे देती थी। 3 में कह रहा है कि कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, केवल 1, बी में कह रहा है केवल 1 और 2, सी में कह रहा है 1, 2 और 3 और डी में कह रहा है कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जैसे पहला है कि किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, तो इसमें रैयतबारी का मतलब ही होता था, रैयत मतलब किसान, यानी कि इसमें सीधे किसान से जुड़ जाता था, तो एक तो सही है। दूसरा है कि सरकार रैयत को पट्टे देती थी, तो ये भी सही है। थर्ड कह रहा है कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन ब्राह्मण समाज के बारे में सही है। 1 में है कि इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। 2 में है कि इसने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए एक पुरोहित वर्ग की आवश्यकता से इनकार किया। थर्ड कह रहा है कि इसने इस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया कि वेद अचूक है। पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुने। ए में है केवल 1, बी में है केवल 1 और 2, सी में है केवल 3, डी में है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्म समाज के बारे में है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने। तो इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, ये तो सही है। साथ ही है कि इसने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए एक पुरोहित वर्ग की आवश्यकता से इनकार किया, ये भी सही है। साथ ही तीसरा में है कि थर्ड में है कि इसने इस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया कि वेद अचूक है, ये गलत है। तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, 3 कट जाएगा, केवल 1 और 2। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा रुक गया था, आप लोग एक बार फिर से देख सकते हैं। जैसे 82 में क्या था कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, तो ये गलत था कि विजयनगर में ही हो चुका था। दूसरा में कह रहा था युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तो ये भी गलत था, ये मुगल में ही हो चुका था। थर्ड में था कि तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, तो ये भी अंग्रेजों की देन नहीं थी, ये पुर्तगाली से आया था। तो पूछ रहा था कि अंग्रेजों की भारत में देन थी, तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव, कोई भी सही नहीं है। 83 में कह रहा था कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है। तो इसमें क्या था, इल्बर्ट बिल विवाद हम लोग कल भी देखे थे, 2003 का प्रश्न रिपीट हुआ था फिर से 2013 में। तो इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में आया था, कौन लाया था, रिपन। साथ ही इसमें था कि यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना, यही था। इसके कारण फिर यूरोपियों द्वारा इसका विरोध किया जाता है और फिर इसे वापस ले लिया जाता है इल्बर्ट बिल को, यही इल्बर्ट बिल विवाद था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हमारा क्या था कि रेड क्लिफ समिति को नियुक्त किया गया था। ए में है कि भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान करने के लिए। बी कह रहा है कि स्वतंत्रता विधेयक को प्रभावित करने के लिए। सी कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं का परिसीमन करने के लिए। डी कह रहा है कि पूर्वी बंगाल के दंगों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेड क्लिफ समिति रेड क्लिफ के द्वारा लाया गया था, जिसका था कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं का परिसीमन करने के लिए, यानी कि 84 का हमारा क्या हो जाएगा, सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 1985 में। इसमें कह रहा है कि 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक चला। ए में है कि प्रथम विश्व युद्ध में, जब तक भारतीय सैनिकों की ब्रिटिश द्वारा आवश्यकता थी तथा विभाजन की समाप्ति तक। बी कह रहा है कि सम्राट जॉर्ज पंचम ने 1911 में दिल्ली के राज दरबार में कर्जन एक्ट को रद्द कर दिया। सी कह रहा है कि गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। डी कह रहा है कि 1947 में भारत का विभाजन जब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जो बंगाल का विभाजन किया गया था, कब रद्द किया गया। तो इसका हो जाएगा बी, कि सम्राट जॉर्ज पंचम ने 1911 में दिल्ली के राज दरबार में कर्जन एक्ट को रद्द कर दिया। इसमें बहुत सारे घोषणाएं भी हुई थी, क्या क्या हुआ था, जैसे कि इसमें था कि कलकत्ता से राजधानी दिल्ली लाई गई, साथ ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। उसके बाद साथ ही था कि बिहार को एक नए प्रांत को दर्जा दिया गया बंगाल से विभाजन करके। यहीं तक आज यहीं तक कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।